वेलकम विकास जी, जो एक आर्किटेक्ट है, सिंगापुर से पढ़ के आए हैं और आप रियल एस्टेट के बिजनेस में 25 सालों से हैं। विकास जी का आर्किटेक्ट ज़्यादा हावी था कि विकास जी का बिल्डर ज़्यादा हावी था? मेरा तो आज भी आर्किटेक्ट ही ज़्यादा हावी है। आज भी मैं अपने आप को यही बोलता हूँ, मेरे जो भी बिल्डर दोस्त है, कि मैं दिल से तो आर्किटेक्ट ही हूँ। अब ऐसा मुझे लग रहा है कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस 2 BHK से शिफ्ट होकर 3 BHK आ गया। तो जो 1 BHK और 2 BHK वाला जो एरा है वो इसलिए था क्योंकि लोग हेजिटेट थे। तो आज जयपुर उस लेवल पे पहुंच चुका है कि लैंड में इन्वेस्टमेंट करना इट इज़ बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देखेंगे जयपुर में भी देखेंगे तो रियल एस्टेट में कौन लोग सक्सेसफुल हुए, वही लोग सक्सेसफुल हुए जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड थे। तो हम हर प्रोजेक्ट में इंश्योर करते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट उसने प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में किया है, प्रोजेक्ट के डिलीवर होने तक वो डबल तो हो ही। स्पेक्ट्रम भी आपका एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है जो शायद अभी आ गया है, और उस पर आपकी क्या फोकस, क्या एरिया? लिव, वर्क एंड प्ले। रह भी रहे हो वहाँ पर, आप उसके अंदर वर्क भी कर सकते हो क्योंकि आपके ऑफिसेज भी हैं, शोरूम्स भी हैं, और आपके एमिनिटीज़ वगैरह की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी भी हमने दी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं होम ऑनलाइन की तरफ से एक ऐसे सज्जन से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो स्वयं एक आर्किटेक्ट हैं और उन्होंने अपना रियल एस्टेट के बिज़नेस में 4 चांद लगा रखे हैं। वेलकम विकास जी, जो एक आर्किटेक्ट है, सिंगापुर से पढ़ के आए हैं और आप रियल एस्टेट के बिज़नेस में 25 सालों से हैं। एक आर्किटेक्ट का रियल एस्टेट में होना एक बड़ा ही ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत रेयरली पाया गया है। तो आप एज एन आर्किटेक्ट रियल एस्टेट के बिजनेस में कैसे आए? थैंक यू आशुतोष जी। आज लगभग 25 साल की जर्नी हो चुकी है मेरी जी। मैं 2000 में बैचलर्स करने के बाद में सिंगापुर से, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से मैंने मास्टर्स करी, और मास्टर्स करके मुझे लगभग 5-6 साल सिंगापुर में रहने का और काम करने का मौका मिला। सिंगापुर में काम करते हुए मैंने चाइना और मलेशिया, आसपास के जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, इवन यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ काम करने का मुझे बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली जी। तो वो जो अपॉर्चुनिटी मिली मेरे आर्किटेक्चर विजन को और अंडरस्टैंडिंग को उसने इतना इन्हेंस किया, इतना एम्पावर किया, इतना इंस्पायर किया कि बेसिकली मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे लोग उसको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने में यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे से, बहुत पास से देखने को, सीखने को, समझने को मिला। स्पेशली सिंगापुर रहते हुए मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ चाइना में काम करने का। चाइना उस टाइम 2002-3 में ऐसी ग्रोथ कर रहा था जिसका वर्ल्ड को कुछ पता ही नहीं था जी। जिस लेवल पे वो काम कर रहे थे, जिस लेवल पे वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, जिस लेवल पे वो चीज़ों को कंसीव करके एग्जीक्यूट करते थे, वो फिनोमिनल था, मतलब माइंड बॉगलिंग था। बिकॉज वर्ल्ड के हर पार्ट को मैंने ट्रैवल किया है, देखा है, समझा है। तो जो ग्रोथ, जो स्टाइल ऑफ वर्किंग, जो एफिशिएंसी, जो मैन पावर का इन्वॉल्वमेंट, जो टेक्नोलॉजी का इनपुट चाइना में देखने को मिला, वो इट वाज टोटली मेस्मराइजिंग फॉर मी। और इतना एक अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म था जो शायद मैं कभी भूल ही नहीं सकता। और उस इंसिडेंस ने आर्किटेक्चर को, बिल्डिंग इंडस्ट्री को जी इतना मेरे दिल के करीब ला दिया कि मुझे सोते जागते हमेशा वही दिखता था। और चांस की बात है, फैमिली के कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रही कि मैं सिंगापुर का रेजिडेंट बन चुका था। बनने के बाद भी मैं 2006 में किन्हीं कारणों से मैं वापस सब कुछ छोड़ के शिफ्ट हुआ जी। लेकिन वहाँ से शिफ्ट होने के बाद में मेरे मन में एक कसक सी रही गई कि यार वहाँ पर जैसा काम होता है, वहाँ पर जो बिल्डिंगें बनती है, वो सारा चीज़ें अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर एक लेवल का मौजूद है, तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने की, उसको यूज़ करने की उन सिचुएशंस में एक स्किल की ज़रूरत है जो मेरे पास है। और मैंने देखा है लोगों को, समझा है माहौल को, तो वो एक इच्छा थी कि मैं यहाँ आकर के आ गया हूँ तो यहाँ ऐसा काम करूँ कि जो कि जयपुर को अद्भुत हो, जो जयपुर को अपने आप में एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाए जो कि लोगों के लिए देखने के लिए एक मिसाल बने। तो जब 2006 में मैं एज एन आर्किटेक्ट हमने काम किया, तो मैं वहाँ 2006 से ऑलमोस्ट 2011 तक 5 साल मैंने ऑल ओवर इंडिया में ऐसी कोई अच्छी सिटी नहीं है जिसमें काम नहीं किया, और बहुत रिगरसली काम किया। एक समय था जब 70-70, 80-80 प्रोजेक्ट हम एक टाइम हैंडल कर रहे थे, और वो मैग्नीट्यूड वाज इनॉर्मस, बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड था। और उस टाइम एक एक्सपीरियंस मुझे ऐसा हुआ कि जो बिल्डिंग इंडस्ट्री है ऑल ओवर इंडिया में, वो 2005-6 में ऐसा बूम आया था कि सब के सब
बिल्डर्स सब बन गए थे। उसमें ऐसे बिल्डर्स बन गए थे कि जिनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। तो लोगों ने रियल एस्टेट को सिर्फ पैसा कमाने का एक बाय प्रोडक्ट ही समझा। जी। वो रियल एस्टेट ट्रेंड की एक इमेच्योरिटी थी, या लेवल ऑफ एजुकेशन की कमी थी, या गवर्नमेंट के सेटअप और डिपार्टमेंट की कमी थी, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक जो अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के लिए मिलना चाहिए उसके लिए पूरा हिंदुस्तानी तैयार नहीं था। और पूरे इंडिया में एक मैसिव बूम था। जिन लोगों ने 1 लाख स्क्वायर फुट की बिल्डिंग नहीं बनाई, वो 10-10 लाख की, 15-15 लाख स्क्वायर फुट की बना रहे थे। तो मेरे समझ में आया यार कि ये ऐसे कर रहे हैं तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ना तो सेल का प्रोसेस प्रॉपर फॉलो हो रहा है, ना एक बिजनेस में जो ईमानदारी के साथ काम करने का एक सिस्टम होता है वो फॉलो हो रहा है। तो उसका मैं क्योंकि एक पूरा प्रोसेस मैंने अच्छे से मेरी आंखों के सामने स्कैन हुआ था सिंगापुर में, चाइना में, वो पूरा प्रोसेस। क्योंकि सिंगापुर भी 1960 में आप देखें तो एक गंदा सा आइलैंड था। करेक्ट। तो उसने पूरी जर्नी देखी है और उस जर्नी को मैंने बहुत पास से समझा, क्योंकि मैं वहाँ पर अर्बन रीडेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे JDA है, वैसे वहाँ अर्बन रीडेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ भी मैंने कुछ महीने काम किया। लेकिन क्योंकि वो अगेन था तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही, लेकिन तो मैंने 3-4 महीने में छोड़ भी दिया। लेकिन मेरे को जो एक एक्सपीरियंस मिला वो ये मिला कि जो एक ग्रोथ होती है सिटी की, यदि उसको चैनलाइज करने वाला कोई हो तो उसको आकाशों में ले जा सकता है, नई ऊंचाइयों को ले जा सकता है। वो यहाँ पर क्योंकि उस तरह की लीडरशिप नहीं थी, जैसे सिंगापुर में ली कुआन यू जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, सिर्फ उन्हीं का विजन था कि उन्होंने ऐसे ऐसे समय में ऐसे ऐसे डिसीजन लिए कि आज सिंगापुर की इकोनॉमी इतनी बड़ी इकोनॉमी है। छोटा सा आइलैंड जिसका एरिया जयपुर से भी छोटा है, वो आज क्या कर रहा है मतलब सोच भी नहीं सकते। वो सिर्फ और सिर्फ एक विज़न का खेल है। विज़न सही था तो वो पूरी एक गंदा सा आइलैंड एक बहुत बड़ी इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया। वो कमी मेरे को यहाँ दिखी, तो वो समझ में भी आया कि ये चीज़ें हो रही है। तो और अफसोस की बात यह है कि वो जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन थे, आज भी वो कंस्ट्रक्शन अटके पड़े हैं जी। तो वो रीज़न बहुत अच्छे समझ में आ गया कि ये जो एक प्रोसेस है रियल एस्टेट का, ये कोई पैसे कमाने का जरिया कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी इस इंटेंशन के साथ आएगा कि यार मैं इतनी ज़मीन की वैल्यू है, मैं इतना कंस्ट्रक्शन कर लूँगा, मैं इतने में बेच दूँगा, मैं इतने में बना लूँगा और इतना प्रॉफिट कमा लूँगा, ये सब एक पेपर वर्क ही रह जाता है। जयपुर के, राजस्थान के ज़्यादातर बिल्डर ने ये अनुभव किया है, बहुत अच्छे से किया है, और बुरी तरह से अपने भी हाथ जलाए हैं और रियल एस्टेट को भी एक लेवल पे बदनाम किया है। क्योंकि जो बेचारे कस्टमर जिनकी जीवन भर की कमाई होती है, वो कमाई वो बिल्डर के ऊपर ही लगा रहा है बेसिकली। बिल्कुल सही। तो बिल्डर जो सोच रहा है अल्टीमेटली वही उनका इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर रहा है या ग्रोथ कर रहा है। तो वो एक प्रोसेस जब मैंने देखा तो उसी प्रोसेस ने मेरे को इंस्पायर किया कि यार एक लेवल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने पास है। एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली मेरे पास अच्छा है, क्योंकि मैंने पूरे सिस्टम को देखा है, समझा है। अब ज़रूरत यह है कि जो सीखा है उसको मैं अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए किस तरह से यूज़ करूं कि हम कुछ नया कर पाएँ, कुछ डिफरेंट कर पाएँ और कुछ ऐसा कर पाएँ कि जो भी करें उससे कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाइड हो। तो ये जो जर्नी थी बेसिकली मेरा, तो आज भी मैं अपने आप को यही बोलता हूँ, मेरे जो भी बिल्डर दोस्त है, कि मैं दिल से तो आर्किटेक्ट ही हूँ। बिल्डर वाली कैलकुलेशन ना तो मेरे को समझ में आती, बस हम पूरे संकल्प ग्रुप का एक ही ध्येय रहता है हमेशा कि काम करो तो इतना अच्छा होना चाहिए कि जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया हो वो दिल से दुआएं दे। और मैंने ये बहुत अच्छे से जयपुर में भी देखा है, जिन भी बिल्डर्स ने ईमानदारी से काम किया है ना, उनका ग्रोथ वो खुद जानते हैं कैसी है। और जिन लोगों ने सिर्फ इस इंटेंशन के साथ किया है कि नहीं यार मेरे को तो कैसे भी करके इससे पैसे ले करके और अपना पेट भरना है, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए। क्योंकि जयपुर का मार्केट बहुत छोटा सा मार्केट है, सारी चीज़ों की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पूरे जयपुर को मिलती है। करेक्ट। तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि कोई ईमानदारी से काम करे और आगे नहीं बढ़ पाए, और ईमानदारी से काम करे और उस प्रोजेक्ट से जिसमें इन्वेस्टमेंट जिन बायर्स ने किया है उनको फ़ायदा नहीं मिले। जिन भी लोगों ने ऐसा किया है उन्होंने ग्रोथ के नए ऊंचाइयां छुई हैं, जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया उन्होंने तकलीफ़ें देखी हैं। मेरा एक और इस पे क्वेश्चन आता है कि जैसे आप आर्किटेक्ट से यहाँ रियल एस्टेट के एज ए बिल्डर आए, तो आर्किटेक्ट हमेशा कस्टमर फोकस होता है, मतलब उसका ये होता है कस्टमर के जो आज की नया ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे आपने बोला चाइना में, आपने सिंगापुर में, आपने देश के कई शहरों के भी कई सारे प्रोजेक्ट्स के डिज़ाइनिंग और उस पर पार्टिसिपेट किया।
जब एज ए बिल्डर बनते थे, जनरली बिल्डर हमेशा सोचता है कि यार मैं ना थोड़ा पैसा, जैसे आपने अभी बताया कि थोड़ा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है। व्हेन यू बिकेम अ बिल्डर, जब आपने 25 साल पहले ये सोचा, तो विकास जी का आर्किटेक्ट ज़्यादा हावी था कि विकास जी का बिल्डर ज़्यादा हावी था? मेरा तो आज भी आर्किटेक्ट ही ज़्यादा हावी है। अच्छा। क्योंकि हमेशा जो प्रोफेशनल इनपुट है किसी भी इंडस्ट्री में, प्रोफेशनल इनपुट जब भी किसी भी बिजनेस में रहता है तो उसका सोचने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका और उसका आउटकम हमेशा डिफरेंट ही रहता है। आज की डेट में आप देखेंगे, जयपुर में भी देखेंगे, तो रियल एस्टेट में कौन लोग सक्सेसफुल हुए? वही लोग सक्सेसफुल हुए जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड थे। बिल्कुल सही। या तो चार्टेड अकाउंटेंट हुए, बिल्कुल सही। या कोई इंजीनियर्स का ग्रुप था वो हुए, या आर्किटेक्ट हुए, या कोई ऐसे लोग हुए जो कि किसी फील्ड की एक्सपर्टीज़ रखते हैं। करेक्ट। क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड बन चुका है जिसमें डेली एनालिसिस चाहिए, पास्ट में क्या हो चुका, आप उसके बेसिस पे अपना फ्यूचर नहीं गवर्न कर सकते। आपको डेली जो मार्केट में हो रहा है वो समझना पड़ेगा, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो समझनी पड़ेंगी, लोगों की एक्सपेक्टेशन है उनको मीट आउट करना पड़ेगा। तो ये डेली का एक रेगुलर रिग्रेस प्रोसेस है। जो भी सोचेगा कि नहीं मैंने अब सीख लिया, अब मैं डिलीवर कर देता हूँ, वो कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि जिस टाइम आप सीखते हो लोगों की कुछ और अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है, कुछ और एक्सपेक्टेशन हो चुकी होती है। तो इट इज़ टोटली डिफरेंट व्हेन यू स्टार्ट एंड व्हेन यू डिलीवर। तो अच्छा डेवलपर ग्रुप या बिल्डर ग्रुप वही है जो कि रेगुलर उसको सीखता रहता है, सीखने के साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। और ये क्वालिटी तभी आ सकती है जबकि वो एक प्रोफेशनल हो। करेक्ट। एक बिजनेसमैन का नज़रिया हमेशा अलग तरीके का होता है। बहुत सारे बिजनेसमैन भी सक्सेसफुल हैं, लेकिन वो वही लोग सक्सेसफुल हैं जो कि क्रिटिकल एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे करते हैं। वो अदरवाइज़ क्या है, वो इतने ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में इतने सारे चैलेंजेस हैं। मेरे हिसाब से रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो ऐसी इंडस्ट्री है, पैसा तो है इसमें डेफिनेटली, लेकिन चैलेंजेस जो हैं वो किसी भी एक इंडस्ट्री से कम 100 गुना ज़्यादा है। तो जब उन 100 गुना ज़्यादा चैलेंजेस को आपको मीट आउट करना है, क्योंकि आपके ग्रुप के बेस पे, आपके फेस के बेस पे कुछ लोगों ने पैसा लगा रखा है और लगाते रहते हैं, वो लगाते रहते हैं। तो ये अब आपकी मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि उस चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम करते हो, जिससे कि आप अपने प्रोजेक्ट को, जो सपना आपने अपने बायर्स को दिखाया है, उसको पूरा कर पाएँ, डिलीवर कर पाएँ और उनको इतना सेटिस्फेक्शन दें कि एंड ऑफ द डे वो ये बोलें कि हाँ यार मेरे को मेरे पैसे का रिटर्न मिल गया एंड आई एम हैप्पी। अल्टीमेट जो हमारे ग्रुप का गोल है वो यही है कि हम हर बायर्स को ये स्टार्टिंग में जब वो बुकिंग कराता है प्रोजेक्ट चालू होने के टाइम पे, हम ये इंश्योर करते हैं कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो हमारा ये टारगेट है कि जो उसने इन्वेस्ट किया उसका डबल प्रोजेक्ट के टाइम में हो जाना चाहिए। तो हम तो हम हर प्रोजेक्ट में इंश्योर करते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट उसने प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में किया है, प्रोजेक्ट के डिलीवर होने तक वो डबल तो हो ही हो। करेक्ट। तो वो ऑलमोस्ट हमने अचीव किया है। वो बहुत बड़ा आपका इस बारे में तो बहुत अच्छे रेपुटेशन भी है आपके जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्ट में। अभी आज की तारीख में जैसे आपने आर्किटेक्ट और एज ए बिल्डर नए नए ट्रेंड्स, जैसे मैं आज की तारीख में देख रहा हूँ कि जयपुर में अब हाई राइज का कल्चर बढ़ रहा है और इसमें आपका कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको कई लोग ऐसा भी एज्यूम करते हैं कि हाई राइज के तो एक्सपर्ट हैं विकास जी। तो ये बिकॉज आप बाहर से देख के आए या आपने यहाँ की लोगों को रियलाइज़ किया, क्योंकि जयपुर खुद में अपने आप में एक ऐसा स्टेट रहा है, यहाँ का जो शासन पहले भी रहा है कि विद्याधर जी थे जिन्होंने आर्किटेक्चर वो था। तो हाई राइज में एकदम से जयपुर जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें आप संकल्प ग्रुप का क्या कंट्रीब्यूशन है और आप आगे क्या ट्रेंड देख रहे हैं इसको? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैं जेडी में भी जब भी जाता हूँ तो उन लोगों को भी इस बारे में जिक्र करता हूँ कि 1800 की सेंचुरी में सवाई जय सिंह ने, या जैसे आपने बोला विद्याधर जी ने, जो उस टाइम की सिचुएशन थी उनको समझा, उस टाइम के विज़न के साथ में उन्होंने जौहरी बाज़ार, चौड़े रास्ता, किशनपुर बाज़ार, उस टाइम जब रिक्शा चलता था, रिक्शा यूज्ड टू बी बिग व्हीकल। करेक्ट। तो उस टाइम उन्होंने क्या सोच रही होगी, क्योंकि ना तो उस टाइम इतना लिटरेचर था, ना कोई गूगल था, ना कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि उन लोगों का क्या विजन रहा होगा कि जो उन्होंने उस टाइम जब साइकिलें चलती थी, साइकिल लग्जरी हुआ करती थी, तब उन्होंने 150 फुट की 100 फुट की रोडें प्लान करी और इस तरह की प्लान करी जो कि आज अर्बन डिज़ाइन में एक मिसाल है। बिल्कुल सही। तो मेरा यही
कहना रहा है लोगों को, इवन जेडीए को भी, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी जब भी मैं जाता हूँ, भाई उन्होंने तो उस टाइम वो इन्विसाज करके एज ए ग्रेट विजनरी वो बनाया। अब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये विजन होना चाहिए कि आज की डेट में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लोग चाहते हैं, क्या लोगों का फ्यूचर है, किस तरह से वर्ल्ड में और सिटीज़ ग्रो कर रही है, उन लोगों का क्या ग्रोथ पैटर्न है, क्या उसको लेकर के हमारी अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें देख करके, क्योंकि आज की डेट में इकोनॉमी जो है ग्लोबल इकोनॉमी है जी। आज वो वाला सीन नहीं है कि हम 25-30 साल पहले जो सोचते थे भाई यूएस तो यार बहुत बड़ी चीज़ है और इंडिया तो पता नहीं कहाँ है। आज की डेट में जो लग्जरी लाइफ यूएस वाला भी नहीं जीता ना, उससे बेटर कई मायनों में हम जीते हैं, क्योंकि हमारे पास में मैन पावर रिसोर्सेज बहुत बड़ा रिसोर्स है। वहाँ मल्टी मिलियनर भी घर की घास खुद काटते हैं। तो हम लोगों के पास हमारा ड्राइवर रहता है, कुक रहता है, पियोन रहता है, मतलब दैट इज एक्चुअली लग्जरी। तो वो लग्जरी तो हम अवेल कर ही रहे हैं। हाई राइज को लेके जो आपकी वो है उसको आप किस तो हाई राइज वाला जो पॉइंट है, तो मैं यही कहना चाहूँगा इस पे कि उस टाइम उन लोगों ने उस विजन के साथ में जो भी बेस्ट था वो किया। अब आज की डेट की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लैंड रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको आप बढ़ा नहीं सकते, कभी भी नहीं बढ़ा सकते। आप एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन एक्सपेंड करने का जो कॉस्ट है वो जयपुर ने देखी है। जो दूर दराज इलाके में जाके प्रोजेक्ट बनते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, पानी की फैसिलिटी नहीं होती, बिजली की फैसिलिटी नहीं होती, प्रोजेक्ट अधूरे रह जाते हैं, लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता। तो अल्टीमेटली ना तो इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर रिटर्न मिल पाता है, ना बिल्डर को भी सेटिस्फेक्शन मिल पाता है, ना जो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लान किए हुए थे उस तरह का कुछ हो पाता है। तो अभी आज के सिनेरियो में ज़रूरी ये हो गया है कि भाई जो मेजर पॉकेट सिटी एरिया में खाली हैं उनको डेवलप किया जाए, उनको डेवलप करके ऐसी लाइफस्टाइल लोगों को दी जाए जो कि इजीली एसेसिबल हो लोगों के लिए और लोग उसको एंजॉय कर पाएँ। तो जब बात ये आती है कि आपको अच्छी लोकेशन चाहिए, सिटी सेंटर की लोकेशन चाहिए, तो लैंड बिकम वेरी एक्सपेंसिव रिसोर्स। करेक्ट। तो लैंड जब एक्सपेंसिव हो जाती है और आपको अपने कस्टमर्स को वो लोकेशन में आपको उनको कोई प्रोडक्ट देना है, तो अल्टीमेटली उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। अब प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो जयपुर ने अभी पिछले 4-5 साल में एक ट्रेंड देखा है जयपुर ने कि जयपुर में 3,000-4,000 रुपये स्क्वायर फुट का फ्लैट यूज टू बी वेरी एक्सपेंसिव फ्लैट। लेकिन अभी देख रहे हैं जयपुर में कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी रेट 15-15 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट है, एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग इट। तो रीज़न उसको यही है कि 2 रीज़न बेसिकली बड़े रीज़न है। एक तो लैंड कॉस्ट इतनी ज़्यादा महंगी हो गई कि आदमी सोचता है कि यार मैं यहाँ पर ज़मीन खरीदूंगा, पहले तो ज़मीन मिलेगी नहीं, ज़मीन मिल भी गई फिर ज़मीन खरीदेगा, फिर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा, बनाएगा, बनाने के लिए उसको एक सर्टेन लेवल का इनपुट देना पड़ेगा, अपने बिजनेस का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, टाइम, फैमिली के लोगों की सारी नीड फुलफिल करनी पड़ेगी। तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग सा टास्क हो जाता है। तो जो समझदार आदमी वो ये सोचता है यार मैं तो ऐसी जगह लूँ ना कि मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी भी हो जाए और एमिनिटीज़ बिल्डर डेवलप करके दे, तो वो एमिनिटीज़ भी मैं यूज़ कर लूँ और उसकी मेंटेनेंस का भी हेडेक नहीं हो। तो वो जयपुर वाले लोगों को जो एक सेफ्टी सिक्योरिटी की एक सर्टेन लेवल की लाइफस्टाइल चाहते हैं, वो उनको ये समझ में आ चुका अब। तो जब आ चुका है और हमें अच्छी लोकेशन में प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो अपने आप एक कैलकुलेशन हो करके अल्टीमेटली आउटकम ये आता है कि हमको करना है तो हाई राइज में जाना पड़ेगा। तो हाई राइज में जाने से उनको लोकेशन भी मिलेगी, हमको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी और एंड ऑफ द डे ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। और आपने जो भी बीच में बोला कि जो लग्जरी है ना, मैन पावर जो आपको चाहिए, ड्राइवर, ये मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो बाहर निकल जाते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शहर के बाहर, जयपुर के बाहर भी जाते हैं तो उनको ड्राइवर मिलना मुश्किल हो जाता है, मेड मिलना मुश्किल हो जाता है, उनके जो वर्कर्स आते हैं वो उनको आना जाना, क्योंकि वो भी एक ऐसी जगह पे आ सकते हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो। और जैसे ही शहर के बाहर जाते हैं तो वो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फॉर हाई राइज इन जयपुर की। मेरे को लगता है ये बहुत लोग इसलिए इसको प्रेफर भी कर रहे हैं, सारी एमिनिटीज़ सारी चीज़ें आपके हिसाब से मिलती हैं। एक मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप इतनी एक मल्टी जो पर्पज़ यूज़ वाले ना फैसिलिटी कई सारी, जैसे मैंने इंडेक्स है जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो पहले तो मुझे बताइए इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इंडेक्स क्यों आप लाए, और जगतपुरा में तो बहुत सारे लोग अलग अलग एक थीम पे चल रहे थे, आपने इतनी सारी थीम को एक साथ कैसे ले आए और ये आइडिया क्या है इंडेक्स का? इंडेक्स से पहले मैं आपको हमारे एक दूसरे प्रोजेक्ट राइज के बारे में बताना चाहूँगा। जी बताइए। राइज जो है राजस्थान की टॉलेस्ट मिक्स यूज़ बिल्डिंग है।
टोंक रोड पे जो है, टोंक रोड पे। और वो पहली और एकमात्र ऐसी बिल्डिंग है जिसमें रेजिडेंशियल भी है, जी। कमर्शियल भी है और होटल भी है। वाह। और होटल भी मतलब उसका सर्टिफिकेशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रुप मैरियट है। तो मैरियट यूजुअली मिक्स यूज़ बिल्डिंग में नहीं जाता है। तो उसमें उस होटल हमने प्लान करी तो हमने ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सारे लीडिंग ग्रुप से डिस्कशन करके मैरियट ग्रुप ने खुद ने चूज़ किया वो कि नहीं यार, ये जो लोकेशन है और ये जो प्रोडक्ट मिक्स है ये हमें बहुत अच्छा लगा। ओके। तो मतलब उसका सर्टिफिकेशन मिक्स यूज़ बिल्डिंग है। मिक्स यूज़ बिल्डिंग में यूजुअली होटल जैसा जिनको बहुत ज़्यादा अपनी हॉस्पिटलिटी का कंसर्न रहता है वो नहीं आते, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर होटल भी है, मैरियट ग्रुप का होटल है, नीचे रेजिडेंशियल कमर्शियल है और राजस्थान की टॉलेस्ट मिक्स यूज़ बिल्डिंग है। तो इट इज़ एक्चुअली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बिल्डिंग ऑफ एंटायर राजस्थान, क्योंकि जब सारी सर्विसेज आपको कोऑर्डिनेट करनी होती है, रेजिडेंशियल की भी करनी होती है, उसकी प्लम्बिंग भी जारी होती है, उसकी वाटर सप्लाई भी जारी होती है, उसकी एंट्री एग्जिट भी होती है, उसकी लॉबी भी होती है, सेपरेट भी करनी भी ज़रूरी होती है, उसी तरह से कमर्शियल की भी ज़रूरी होती है। और मैरिड जैसा ग्रुप है तो उनको तो और भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव चीज़ें चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमने उस प्रोजेक्ट में करी और इस तरह से प्लान करी कि लोगों की एंट्री एग्जिट पार्किंग सब सेपरेट है। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है कि भाई उसके कारण मेरे को ये दिक्कत हो रही है। तो हमने राइज करके ये एक एक्सपीरियंस लिया कि जो भी सिटी सेंटर के एरियाज़ हैं उसमें लोग लिव, वर्क एंड प्ले, ये तीनों चीज़ें जो हैं कंबाइन हो जाती है। वर्क एंड प्ले, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट। तो आप रह भी रहे हो वहाँ पर, आप उसके अंदर वर्क भी कर सकते हो क्योंकि आपके ऑफिसेज भी हैं, शोरूम्स भी हैं और आपके एमिनिटीज़ वगैरह की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी भी हमने दी है। तो राइज तो काफ़ी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, हमने बनाया एज ए होटल बनाया। तो उसी से हमने सीख करके लोगों के एक्सपीरियंस ले करके हमने इंडेक्स को कंसीव किया। और इंडेक्स का जो प्लॉट है, क्योंकि जैसे मैंने बोला हम अभी लोकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। यदि लोकेशन बिल्डर ने अच्छी चूज़ करी है तो उसका बेनिफिट सब लोगों को मिलता है। ये बात तो सही हम इनफैक्ट हमारा जो स्टाफ काम करने वाला है, जो संकल्प ग्रुप के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी काम करने में मज़ा अलग लेवल का आता है। क्योंकि जब आपके पास फ़ोन आता है कि नहीं साहब हमें इसके अंदर फ्लैट दिला दो या हमें इसके अंदर शोरूम दिला दो, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग ही रहता है। तो वो हम सब लोग संकल्प फैमिली को अच्छे से ये रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, लोकेशन अल्टीमेट है तो सबके लिए विन विन है। बायर भी खरीद रहा है तो अच्छी लोकेशन पे उसको बेटर रिटर्न मिलेगा, उसके लिए एसेसिबिलिटी कोई कंसर्न नहीं रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन कोई कंसर्न नहीं रहेगा, सिटी में सराउंडिंग में शॉपिंग वगैरह को लेके कोई कंसर्न नहीं रहेगा। तो इंडेक्स को जो हमने कंसीव किया वो इसी तरह से कंसीव किया। कोविड के टाइम में हमने ये प्लॉट राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से ऑक्शन में ख़रीदा, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर्स आए थे। तो सब लोगों ने हेजिटेट किया कि नहीं ये तो अभी बहुत दिक्कत का काम है। तो हमने काफ़ी हाई प्राइस में जा कर के वो प्लॉट ख़रीदा और उसमें यही विश्वास था कि ये अपने आप में यूनिक प्लॉट है। 2 साइड 200-200 फुट की रोड है, एक साइड NRI की 80 फुट की रोड है। तो एक्चुअली 3 साइड रोड्स होने के कारण कोई भी हाई राइज डेवलपमेंट तो नहीं आएगा। तो आपके जो फ्लैट्स हैं उनका व्यू है वो हमने सारा इस तरह से कंसीव किया कि बगल का एक प्लॉट है जो आ भी जाएगा तो कोई हमने व्यू साइड दिया ही नहीं। तो फॉर एवर जिन लोगों ने भी ख़रीदा है उन लोगों को अनइंटरप्टेड पूरा व्यू मिलता है। और जगतपुरा की ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है और फॉर एवर हो गई, क्योंकि अब तो शायद उस हाइट की NOCs नहीं मिलती एयरपोर्ट की। तो वो भी अपने आप में एक यूनिक है। और अगेन बीइंग एन आर्किटेक्ट, बीइंग हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटायर आर्किटेक्चर सिस्टम, हमने पूरे प्रोजेक्ट को इस तरह से प्लान किया है कि वहाँ कॉमर्शियल की पार्किंग, एंट्री, एग्जिट सब सेपरेट है, रेजिडेंशियल की एंट्री, एग्जिट, पार्किंग सब सेपरेट है, शुरुआत से सेपरेट है। तो जो रेजिडेंट्स उसमें रह रहे हैं उनका कभी भी ये कंसर्न रहता ही नहीं है कि यार कॉमर्शियल का डिस्टर्बेंस हम लोगों को आ रहा है, बल्कि वो अपने आप में कॉमर्शियल को एक सपोर्टिंग एलिमेंट मानते हैं कि हमको कुछ भी खरीदना है ना तो हम सीधा नीचे जा सकते हैं। उसमें मैकडोनल्ड है, KFC है, V2 रिटेल है, अच्छे बड़े। मैं वही आपसे ये बात पूछने वाला था कि आपने इसको इतना अच्छा मिक्स किया है कि ये आपकी चॉइस थी कि आपने मैकडी, KFC और वो मेरे ख्याल से लेंस कार्ड का भी एक है और इस तरह की जो आपने V2 रिटेल है जैसे
ये एक आम आदमी को आप ऐसे समझिए ना, घर अगर मेरा ऊपर है और बच्चे रह रहे हैं उनको KFC और मैकडी, तो मेरे को यहाँ मेरा ऑफिस ही कोई, ये एक ऐसी फैंटेसी टाइप का नहीं लगता है कि जो आपने क्रिएट किया लोगों के लिए? हाँ मतलब एक्चुअली क्या है कि प्लॉट लेने से पहले मैंने इस एरिया का मास्टर प्लान भी स्टडी किया था। इसी स्ट्रेच के ऊपर, महल रोड के ऊपर, JDA ने सेंट्रल स्पाइन करके एक प्रोजेक्ट कंसीव किया हुआ है। तो उन लोगों का विजन ये है कि डाउन टू द रोड वो धीरे धीरे करके इस पे जितने भी प्लॉट्स है सारे कॉमर्शियल ऑक्शन करेंगे। और अल्टीमेटली ये रोड यदि सही तरीके से सारा काम हुआ तो अपने आप में ये रोड एक मिसाल बनेगी, जैसे दुबई में शेख जायद रोड है या गुड़गांव की MG रोड, गुड़गांव की MG रोड है। तो इस तरह का डेवलपमेंट आएगा यहाँ पर। और जो लैंड प्राइजेज अभी हो चुकी हैं वो लैंड प्राइजेज इक्वलेंट है मैनहट्टन के अंदर प्लॉट खरीद रहे हो आप या दिल्ली के गुड़गांव में सेंट्रल लोकेशन में MG रोड पे प्लॉट खरीद रहे हो, या मुंबई में सेंट्रल एरिया के अंदर प्लॉट खरीदो तो 3-3 लाख रुपए मीटर, 4-4 लाख रुपए मीटर के प्लॉट हो चुके हैं, जो कि मतलब हाईएस्ट वैल्यू है इन द एंटायर वर्ल्ड। तो जब आदमी इस लेवल का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आउटकम डेफिनेटली हैज़ टू बी आउटस्टैंडिंग, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड। उसको अच्छी बिल्डिंग बनानी ही पड़ेगी, अच्छा सेटअप देना ही पड़ेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना ही पड़ेगा, अच्छी एमिनिटीज़ देनी ही पड़ेगी, तभी जा कर के बायर भी उसको खरीदेंगे। और बायर जब खरीदेंगे तो उनका लाइफ स्टाइल का, ऑफिसेज़ का, ओवरऑल रिटेल का पूरा सेटअप चेंज होएगा। तो ये मेरे को काफ़ी एक्सपेक्टेशन है इस रोड से, महल रोड से। बनी भी बहुत शानदार रोड है मेरे हिसाब से, पूरे राजस्थान में ऐसी कोई दूसरी रोड नहीं है। इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इतना अच्छा उसका मतलब पूरा ट्रैफिक, सर्विस रोड से लेके मेन रोड से लेके एवरीथिंग इज़ सो फाइन। तो मेरे को तो इंडेक्स को लेके तो मेरे को भी लगता है, क्योंकि मैं उसी रास्ते से आता जाता ज़्यादा रहता हूँ, तो देखते हैं। मैं आपकी जैसे आप मिक्स्ड यूज़ में आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम भी आपका एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है जो शायद अभी आ गया है, और उस पर आपकी क्या वो है फोकस, क्या एरिया, किस लिए बना रहे हैं, किस पर्पस से, क्या उसमें कस्टमर के लिए क्या है उसमें? एक्चुअली स्पेक्ट्रम भी मिक्स यूज़ प्रोजेक्ट ही है जी। तो, लेकिन हमने इसके अंदर रिटेल उतना ही मिक्स किया है जितना कि रेजिडेंट्स को ज़रूरत है। ओके। बहुत ही मिनिमम लेवल का, बट बेसिक लेवल की जो फैसिलिटीज़ चाहिए। कहाँ आ रहा है ये स्पेक्ट्रम से? जयपुर में अभी 2 एरियाज़ हैं जिनका फ्यूचर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है। पहला तो जगतपुरा जिसमें हम काम कर ही रहे हैं, दूसरा एरिया है वैशाली नगर। वैशाली नगर इज़ फर्स्ट चॉइस ऑफ एनी कॉरपोरेट, क्योंकि जितना अच्छा वैशाली नगर डेवलप हो चुका, जितना अच्छा रिटेल मैच्योर हो चुका, जितने बड़े बड़े आउटलेट MNCs रिटेल आउटलेट आ चुके, वो शायद पूरे जयपुर में उतनी मैच्योरिटी कहीं भी नहीं है। कॉर्पोरेट्स को भी पूछा जाए कि भाई ऑफिस की फ़र्स्ट चॉइस क्या है, उनकी फ़र्स्ट चॉइस वैशाली नगर ही होती है। रेजिडेंट जब आपके पास में सारी एमिनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो लोग भी चाहेंगे कि उसी सराउंडिंग में रहें। अगेन लैंड प्राइजेस वहाँ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी कि कोई सोचे कि मैं आज ज़मीन खरीद के घर बना लूँ, पॉसिबल नहीं है। वो कोई बना भी लेगा तो उस तरह की एमिनिटीज़, लाइफस्टाइल एंजॉय करना पॉसिबल नहीं है। तो अगेन वो कैलकुलेशन वहीं ड्राइव करती है कि भाई आपको उस एरिया के अंदर यदि बनाना है, इस तरह का बनाना है कि भाई आप अपनी लैंड वैल्यूज़ को जस्टिफाई कर पाओ, कस्टमर को रिटर्न दे पाओ, तो अगेन हाई राइज यूज इज़ द ओनली ऑप्शन। हाई राइज में भी हमने स्पेक्ट्रम को लेने से पहले उस एरिया को अच्छे से स्टडी किया। हमने देखा कि गांधी पथ है, बजरी मंडी रोड है, और जो मेन रोड्स हैं उस पर ऑलरेडी इतना हाई राइज डेवलपमेंट आ चुका है, और इवनिंग में और मॉर्निंग में इतना ट्रैफिक रहता है कि अब गुंजाइश नहीं बची है कि उस रोड पे कुछ और आए। उन सब को स्टडी करते करते हम फिर पैरेलली उस रोड पे पहुँचे। 2 रोड्स थी, एक तो कालवाड़ रोड और एक दूसरी सिरसी रोड। कालवाड़ रोड में हमको आगे कई सारे लीगल चैलेंजेस नज़र आए, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के गवर्नमेंट की प्लानिंग बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी। सिरसी रोड में हमने ये समझ लिया कि समझ में आ गया था कि सिरसी रोड का जो प्लॉट एरिया है वो अभी अपने डेवलपिंग फेज़ में है। तो अभी यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट यदि लाया जाता है तो वो ट्रैफिक अभी बड़ा चैलेंज नहीं रहने वाला। और उसके साथ ही JDA की मास्टर प्लान के अंदर उनमें ROB वगैरह भी प्रपोज्ड है, और वो जो एरिया है हनुमान नगर एक्सटेंशन का एरिया और उसके आसपास का एरिया जो है एक रिच पॉश एरिया है। तो उसको देखते हुए हमने ये अनुभव किया कि
200 फुट बाईपास से जितना मिनिमम डिस्टेंस पर कोई प्लॉट मिल पाए वो दैट कुड बी वेरी गुड ऑप्शन फॉर अस एज वेल एज फॉर आवर बायर्स। तो वो देख करके हमने उससे 500-700 मीटर दूर ही मेन रोड पे प्लॉट लिया। मेन रोड पे प्लॉट लिया। साथ में हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो हमारे जो भी बायर्स हैं, जो भी फ्लैट में रहने वाले हैं, उनके व्यू को लेकर के कोई समस्या नहीं हो। फ्रेश एयर मिलनी चाहिए, क्लियर व्यू मिलना चाहिए, पूरी सनलाइट आनी चाहिए। क्योंकि हमारे हर फ्लैट की प्लानिंग उस चीज़ में ये बहुत अच्छे से देखा जाता है कि सन के ओरिएंटेशन का रूट क्या होगा, कैसे सनलाइट अंदर आएगी, कहाँ से एयर अंदर जाएगी, कहाँ से बाहर निकलेगी, सो दैट व्हेन समवन इज स्टेइंग इन योर बिल्डिंग, इन योर फ्लैट, ही इज़ कम्प्लीटली कंफर्टेबल। तो वो देख करके हमने उसमें पहली चीज़ तो ये थी कि वो अगेन कॉर्नर प्लॉट था। एक साइड सिरसी रोड थी, दूसरी साइड 100 फुट की सेकेंड रोड थी। तो कॉर्नर प्लॉट होने से ये तो कंफर्म हो जाता है कि भाई इस दो साइड तो कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। अब बाकी के जो 2 साइड है उसमें हमने देख लिया कि ऑलरेडी छोटे छोटे एक एक मंजिल के मकान बने हुए हैं, तो वो भी क्लियर हो गया। तो हमने ग्राउंड फ्लोर पे जो भी प्लानिंग करी उस तरह से करी कि फ्लैट जो आए वो सेकंड या थर्ड फ्लोर से आए। तो जब मैं फ्लैट में रह रहा हूँ, अपनी बालकनी में बैठा हूँ, तो अनइंटरप्टेड व्यू मुझे मिलना चाहिए, वो हमने उसके अंदर इंश्योर किया। सर, आपका एक प्रोजेक्ट स्पेक्ट्रम के नाम से भी आ रहा है वैशाली में, बहुत ही सुना है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसकी लोकेशन बहुत प्रेस्टिजियस लोकेशन है जहाँ से आपका मिक्स्ड यूज़ में आप उसको लेके आ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या है? स्पेक्ट्रम का पूरा नाम स्पेक्ट्रम 21 है और ये वैशाली नगर की 21 क्यों रखा है सर इसका? टॉलेस्ट बिल्डिंग है। अच्छा, क्योंकि इसमें 21 फ्लोर्स हैं। ओह, स्पेक्ट्रम 21 इज स्पेक्ट्रम 21 फ्लोर्स। ओके, ग्रेट। तो अगेन लोकेशन हमें बहुत अच्छी चाहिए थी, वो हमने चूज़ करी क्योंकि हमारा विश्वास है यदि लोकेशन अच्छी है तो बायर्स को अपने इन्वेस्टमेंट का बढ़िया रिटर्न मिलेगा। हमने लोकेशन चूज़ करके, महंगी लोकेशन चूज़ करके उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमको एक टॉलेस्ट बिल्डिंग बनानी पड़ी। और टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने के साथ साथ हमने उसके अंदर ऐसी एमिनिटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जो कि यूजुअली नहीं देते, सराउंडिंग में इतनी एक्सपेंसिव लोकेशन में नहीं होती। तो हमने पूरा ग्राउंड फ्लोर उसका पार्क कार फ्री रखा है। उसमें बड़े बड़े गार्डन्स हैं, अराउंड 75 एमिनिटीज़ हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे पूरी एमिनिटीज़ ही हैं। ओके। जिसमें डबल हाइट की लॉबी के साथ साथ इंडोर स्विमिंग पूल, जिम एरिया, इंडोर गेम एरिया, स्क्वॉश कोर्ट, क्रैच, सब कुछ जिम, सब कुछ ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल है। तो आइडिया इसमें ये था कि जो फैमिलीज़ रहेंगी फ्यूचर में, वो बड़े, उनकी फैमिली में बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, वो बड़े कंफर्ट के साथ में पूरे 3-4 BHK कैसा है? हाँ, ये सारे इसमें जो सेगमेंट रखा है इसका, तो लग्जरी सेगमेंट ही रखा है। तो मेजरली इसमें 4-5 BHK हैं, 7 BHK तक हैं और 3 BHK का भी इसमें इनकॉर्पोरेशन है। लेकिन जो साइजेज़ हैं वो सारे इस तरह के हैं जो लग्जरियस हों। और इसके साथ साथ इसमें क्योंकि 21 स्टोरी की बिल्डिंग है, अपने आप में टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो हमने रूफ टॉप पे इन्फिनिटी पूल, अच्छा, और कई ऐसी एमिनिटीज़ रखी हैं जिसमें कि जो रहने वाले लोग हैं वो एक अलग लेवल का इंजॉयमेंट कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ पे बहुत एक ऐसी कम्युनिटी पूरी बिजनेस क्लास की भी है, सर्विस क्लास की भी है, जो इसको एक इस तरह की एमिनिटीज़ चाहिए। तो ग्राउंड और टॉप आपने दोनों एमिनिटीज़ के लिए रखा है। वेरी गुड। और नीचे भी क्या बिजनेस के भी कुछ उसमें? हाँ, इसके अलावा जैसा मैंने बोला ये मिक्स यूज़ का प्लॉट है, लेकिन हमने इसमें कमर्शियल पार्ट इतना ही रखा है कि जो रहने वाले रेजिडेंट्स हैं वो अच्छे से उसको यूज़ कर पाएँ और डिस्टर्बेंस नहीं हो। कमर्शियल की एंट्री एग्ज़िट टोटली सेपरेट है, रेजिडेंशियल की एंट्री एग्ज़िट टोटली सेपरेट है। रेजिडेंशियल की पार्किंग के लिए 2 फुल साइज़ के बेसमेंट हैं, एम्पल पार्किंग दी है क्योंकि फ्यूचर में पार्किंग को लेकर के बहुत सारे कंसर्न आते हैं। तो वो चीज़ हमने पहले से ही एड्रेस करके रखी है कि जितने फ्लैट हैं उनके हिसाब से सफिशेंट पार्किंग अवेलेबल हो। और जो बेसिक एमिनिटीज़ रहने के लिए चाहिए, एक कंफर्टेबल लिविंग के लिए चाहिए, एक लग्जरियस लिविंग के लिए चाहिए, वो रिटेल फैसिलिटीज़, रिटेल एक्टिविटीज़ सारी है उसके अंदर। इसके अलावा एमिनिटीज़ जैसा मैंने बताया लगभग 70+ एमिनिटीज़ पूरे प्रोजेक्ट के अंदर है। तो वो ओवरऑल जो लाइफ स्टाइल का लेवल है वो एक अलग लेवल पे ले जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसकी लोकेशन, क्योंकि सिरसी रोड पूरा आगे सिरसी गांव तक जाती है और कई सारे डेवलपमेंट आगे भी आए हैं जिनमें एमिनिटीज़ अच्छे लेवल पे दी है, लेकिन लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं वहाँ जाने में, क्योंकि
उनको डर रहता है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन मेरे लिए एक चैलेंज है, मेरे को घर में सब लोगों के लिए आना जाना एक प्रॉब्लम का काम हो सकता है। खुद जहाँ लाइटें नहीं हैं, रोड पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड की प्रॉब्लम है, वहाँ खुद ड्राइव करके, 2 व्हीलर ड्राइव करके, 4 व्हीलर ड्राइव करके घर के सभी लोगों का जा पाना पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो लोकेशन है ये एग्जैक्टली इट इज़ इन बिटवीन ऑल द कमर्शियल एक्टिविटीज़, सेंटर में है। तो ट्रांसपोर्टेशन राइट आउटसाइड द प्रोजेक्ट है, बाहर ही हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन का बस स्टॉप वगैरह हैं। तो वो सारी चीज़ें देख करके एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को एंजॉय करने में जो जो चीज़ें चाहिए वो हमने दी है, और बाकी लोकेशन है। वेरी गुड सर। आप एक आर्किटेक्ट है, एक बिल्डर हैं। हमारे बहुत सारे जो ऑडियंस है वो हमेशा पूछता है कि हमें फ्लैट लेते वक्त या हमें मकान लेते वक्त या हम इनको देखते हुए, तो एज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड क्या 4 चीज़ें या 3 चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा एक बायर को देखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी ले रहा हो, उसको क्या आपके हिसाब से क्या ऐसे 3 या 4 चीज़ें होनी चाहिए? आज का जो बायर है वैसे बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है, क्योंकि पहले जो ट्रेंड रहता था उसमें ये था कि भाई ये प्रोजेक्ट अच्छा है, सब बुकिंग करा रहे हैं तो हम भी बुकिंग करा लेते हैं। लेकिन अब ट्रेंड टोटली चेंज हो चुका है। जो लोगों की, जो बायर्स की क्वेरीज आती है वो हमारे लिए भी डे टू डे लर्निंग रहती है, क्योंकि हमारे ग्रुप में एक सिस्टम है, जो भी साइट विजिट हमारे ऑफिस में होती है उससे गूगल फॉर्म भराया जाता है जी। और वो डेटा मैं खुद पर्सनली रिव्यू करता हूँ, देखता हूँ कि किस बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं, क्या उनके कमेंट हैं, क्या फीडबैक हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच गिव्स अस इनसाइट ऑफ आवर बिजनेस। वही लोग हैं जो अच्छे से बता सकते हैं कि भाई क्या चीज़ें हमें और चाहिए, क्या चीज़ें हम अच्छी कर रहे हैं, क्या चीज़ों में चैलेंज आ रहा है। तो वो चीज़ों को देख करके हम तो क्या आज की तरफ में क्या ट्रेंड आ रहा है, ऐसा क्या फीडबैक ऐसा आपको तो लगता जो है कि बायर्स हैं, बायर्स को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसा मैंने बोला, पहली चीज़ तो है लोकेशन। यदि लोकेशन अच्छी है तो वो सारी चीज़ों को बाईपास कर जाती है। कई सारे डेवलपमेंट आप देखेंगे कि जो बिल्डर ने अच्छे भी नहीं बनाए तब भी चल गए, तब भी वो यूज़र जो है, क्योंकि लोकेशन अच्छे होने के कारण प्राइस इतनी बढ़ चुकी होती है उसकी कि यूज़र उसको अच्छा करा लेता है। 3 BHK 4 BHK कई सारे फ्लैट सी स्कीम में भी आप देखेंगे तो इतनी बुरी हालत में बिल्डिंग है, लेकिन अंदर से आप जाओ तो फ्लैट बहुत शानदार है। तो वो रीज़न क्या है उसका? सिर्फ लोकेशन। तो लोकेशन के साथ साथ यदि आप ब्लेंडिंग करके देते हो एज ए बिल्डर, आज आप अच्छी एमिनिटीज़ दे देते हो उनको, आप अच्छी फैसिलिटीज़ देते हो, अच्छी फिनिशिंग के साथ में प्रोडक्ट तैयार करके देते हो, तो ये चीज़ें ओवरऑल उस प्रोजेक्ट की सक्सेस को भी ले जाती है ऊपर, और साथ में बायर्स का भी इन्वेस्टमेंट सेफ और सिक्योर करती है। जैसे अभी मैं ट्रेंड की बात करूं, जयपुर के ट्रेंड की बात करूं, एक ट्रेंड आया था कि स्टूडियो चल रहे थे। एक ट्रेंड आया था पहले, आज से 5 साल पहले 2 BHK खूब बिकते थे। अब ऐसा मुझे लग रहा है कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस 2 BHK से शिफ्ट होकर 3 BHK आ गया पोस्ट कोविड, तो मैं इसको कह सकता हूँ, सिर्फ जयपुर नहीं बाकी शहरों में। ये आप कैसे देख रहे हैं इसको जयपुर में? ये एक्चुअली ट्रेंड है। ये ट्रेंड आप देखोगे किसी भी डेवलपिंग सिटी का, ये एक जनरल ट्रेंड है जी। पहले रियल इस्टेट को एक इन्वेस्टमेंट का टूल ही समझा जाता है जी। क्योंकि लोगों का कंफर्ट लेवल नहीं आता कि यार अपन फ्लैट में रह भी सकते हैं क्या, नहीं रह सकते, अच्छा बिल्डिंग बन रही है कोई बात नहीं, अपन इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं। तो जो 1 BHK और 2 BHK वाला जो एरा है वो इसलिए था क्योंकि लोग हेजिटेट थे इन्वेस्टमेंट करने में। तो 1 BHK में इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने टेस्ट लिया, अच्छा फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, मेरे को क्या रिटर्न मिला, क्या नहीं मिला। 2 BHK में लोगों ने इसलिए पसंद किया एक टाइम में कि यार ठीक है अपन फ्लैट में इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अपने को तो इन्वेस्टमेंट करना है तो लैंड में ही करना है। वो सब करते 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 आज जयपुर उस लेवल पे पहुंच चुका है कि लैंड में इन्वेस्टमेंट करना फॉर प्लॉट इट इज़ बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत महंगे प्लॉट हो चुके, 2-2 लाख रुपए गज के, 3-3 लाख रुपए गज के प्लॉट हो चुके। तो वो तो अच्छी लोकेशन में यदि उसको चाहिए तो ये प्राइस पे करनी पड़ेगी। और उसके बाद में अगेन एक पूरा जो साइकिल है कि प्रोजेक्ट बनाने से लेकर के पूरी एमिनिटीज़ डेवलप करना, फिर उसको रेगुलर बेस पे मेंटेन करना, वो एक चैलेंजिंग टास्क है। तो अब लोगों ने समझ लिया कि यदि लोगों को रहने के लिए फ्लैट यूज़ करना है तो वो लग्जरियस होना चाहिए, एटलीस्ट 3 और 4 BHK होना चाहिए। अभी जयपुर पिछले 1.5 साल से एक ऐसा ट्रेंड जयपुर में डेवलप हो रहा है, कई प्रोजेक्ट ऐसे बन रहे हैं जो कि 4 BHK से कम ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। तो लोगों ने ऐसा क्यों किया? इसीलिए किया
कि उनको ये समझ में आ गया कि बायर को चाहिए, आपको एक अच्छा सेगमेंट टच करना है तो आपको अच्छा प्रोडक्ट देना पड़ेगा। अच्छा प्रोडक्ट देना पड़ेगा। अच्छे प्रोडक्ट की पहली क्वालिटी है कि मिनिमम 4 BHK का तो होना चाहिए, उसमें सर्वेंट क्वार्टर भी होना चाहिए। तो अब जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो एक्चुअल यूज़र बेस्ड हो रहा है। इन्वेस्टमेंट हमारे पूरे सिस्टम में मेरे को नहीं लगता शायद कोई एक सिंगल भी इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट है तो वो खुद यूज़र ड्रिवन है कि उसको ये है या तो मैं रह लूँगा और नहीं तो मैं रेंट पे दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं खरीद करके आगे बेच दूंगा, जो ट्रेंड पहले हुआ करता था। लोग 1 BHK में 2 BHK में इन्वेस्टमेंट इसलिए कर दिया करते थे, ठीक है अपन कर देते हैं, अपनी अप्रिशिएट होगी, अपन उसको बेच देंगे। लेकिन अभी मैक्सिमम जो हमारे केसेस हैं वो सारे लोन बेस्ड केसेस हैं। तो वो लोन बेस्ड केसेस अपने आप में ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपके पास में इन्वेस्टर नहीं है, आपके पास में एक्चुअल यूज़र है। और रेरा वगैरह के आने के बाद में एक्चुअली ये कंसोलिडेशन मार्केट में आया ही आया है, क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ती है रेरा पोर्टल्स पे, और बायर्स जो हैं वो उनकी भी डिटेल उसके अंदर जाती है। इन्वेस्टर ऑलमोस्ट बाज़ार से गायब है, एक्चुअल यूज़र्स है। इसीलिए कंसोलिडेशन जो रियल एस्टेट में आया है वो रियल एस्टेट के फ्यूचर के लिए बहुत उपयोगी है। नहीं, और एक मैं एक आपको और ट्रेंड बताऊँ जो आपकी स्पेशलिटी, आप पता नहीं आपने इसको कितना फीडबैक लिया है। हमारे यहाँ होम ऑनलाइन में बेसिकली हम बहुत फीडबैक लेते हैं, हमारे फाउंडर सारे लेडीज़ हैं, तो हमारा जो फीडबैक फॉर्म या हम लोग कस्टमर की तरफ जब देखते हैं तो हमारे को वो कस्टमर हमेशा कहते हैं कि जो संकल्प ग्रुप के जितने भी उसमें जाएं तो उनके किचन्स बहुत बढ़िया बनाते हैं। ऐसा क्या आपने, क्योंकि 75% हम लोग भी देखते हैं कि 75% लेडीज़ ही घर में रहती हैं, बाकी टाइम में तो जेंट्स काम कर रहा है या आ रहा है। तो ये आपका आर्किटेक्चरल दिमाग है कि आपने घर से सीखा या आपने घर का एक्सपीरियंस लिया, ये कहाँ से आया? नहीं, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स में हम कोशिश करते हैं कि एक फ्लोर ऐसे चूज़ करें जिस फ्लोर को हम पूरी तरह से सारे सैम्पल फ्लैट बनाएं। करेक्ट। तो उसमें सैम्पल फ्लैट बनाने में एक बहुत बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि हम हर स्पेस को, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ, स्पेसेस को अच्छे से समझता हूँ, तो मैं खुद उसमें इन्वॉल्व होकर के एक एक स्पेस का इंटीरियर करता हूँ। इंटीरियर करने के बाद में हर स्पेस की कमियाँ और अच्छाइयाँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। जो जो कमियाँ होती हैं हम उन कमियों को ऊपर वाली फ्लोर पे इम्प्रूव कर लेते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो एक पोर्शन आता है वो है किचन का। तो किचन यदि एयरी है, किचन यदि लाइटेड है, किचन यदि स्पेशियस है, तो हमारी सेल का आधा काम हो जाता है। क्योंकि जब हमने एक बहुत अच्छा सुंदर सैम्पल फ्लैट बनाया हुआ है और वो वाला सैम्पल फ्लैट बनाया हुआ है जो फ्लैट वो लेने वाला है, और उसको एक ही टाइप के यदि कई सारे फ्लैट्स हैं तो उसमें वैरायटी करके भी उसका इंटीरियर उसको दिखाया जाता है एक्चुअल बेसिस पे, जिससे कि वो अपनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट समझ पाए। मॉडिफिकेशन कराने हो तो क्योंकि हमारी आर्किटेक्चर टीम हमारे खुद के साथ है तो वो रेगुलर बेस पे उनको मॉडिफाई भी करके देती है। तो एज एन आर्किटेक्ट जितनी फ्लेक्सिबिलिटी और जितनी अंडरस्टैंडिंग हम अपने कस्टमर को दे सकते हैं वो हम देते हैं, और उसका पूरा फ़ायदा भी उसको मिलता है। तो किचन हो गए, ड्राइंग डाइनिंग के स्पेस हो गए, स्पेशियस बेडरूम हो गए, वार्डरोब की लोकेशंस हो गई, विंडोज़ की लोकेशन हो गई, एसी वगैरह की लोकेशन हो गई, बेसिक एमिनिटीज़ गैस पाइपलाइन वगैरह हो गई, सपोर्टिंग सिस्टम पूरा हो गया, वो सारी चीज़ें हम एक सैम्पल फ्लोर का इंटीरियर करते हुए अच्छे से समझ लेते हैं, जिसका फ़ायदा हमारे बायर्स को बहुत अच्छे से मिलता है। मैंने ज़्यादातर देखा है कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वही काफ़ी रेफरल्स आपके टीम को, आपके बहुत ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव मिलते हैं बाकी और किसी ब्रांड के तुलना में। आपका वर्ड ऑफ माउथ इसलिए ज़्यादा है कि आपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन लेवल पे बहुत अच्छे से रखा हुआ है। हाँ, एक्चुअली हम रियल एस्टेट में अब आज की डेट में मैं अपने सेल टीम को हमेशा ही बोलता हूँ, यदि रेफरेंस से आप कस्टमर ला रहे हो तो वो एक जेन्युइन कस्टमर है, ऑथेंटिक कस्टमर है, और ये हमारी वर्किंग का, अच्छी वर्किंग का रिफ्लेक्शन है। यदि हमारे रेफरेंसेस नहीं आ रहे दैट मीन्स हमारी वर्किंग के अंदर कोई ना कोई कमी है जिसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो हम यदि अपने बायर्स को उनके इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, जिन लोगों ने फ्लैट या कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट किया है उसमें हम उनको अच्छा रेंटल प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो बायर इज़ बाउंड टू कम। मतलब, और हम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करने में बिलीव नहीं करते हैं, हम लिमिटेड, हाँ 2-3 प्रोजेक्ट ही एट ए टाइम करते हैं। और रियल एस्टेट के आमिर खान है। रियल एस्टेट में आप उस इतने ही कर, लिमिटेड प्रोजेक्ट जो आप हैंडल कर सकें। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मेरे ख्याल से राजस्थान के एक, मेरी नॉलेज में तो एकमात्र ऐसे आर्किटेक्ट हैं जो रियल एस्टेट में 25 साल से हैं, जो कस्टमर को बहुत अच्छे से जानते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।